तो इस तरह के जो भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर आप बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से नॉन कॉपरेशन या कोई भी चैप्टर हो उसको आप पीटी और मेंस के से अगर ऐसे देखोगे ना, तो मेंस के अंदर अगर फैक्ट डालना वो आसान हो जाएगा, प्रीलिम्स के अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हो वो आसान हो जाएगा, और सबसे ज्यादा फायदा आपके कॉन्फिडेंस को होगा। हेलो एवरीवन, 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस टॉपिक को मैं भी आपको पढ़ाऊंगा और इसका मकसद ये है कि बार बार आप लोग भी कहते हो और मैं भी कहता हूं, जो टॉपिक प्रीलिम्स एंड मेंस को कंबाइंड करके पढ़ना चाहिए उसको कंबाइंड करके ही पढ़ना चाहिए, ताकि कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आए तो वो भी गलत ना हो और फैक्ट बेस्ड सवाल भी गलत ना हो। साथ ही जब मेंस भी देंगे वहां पे भी फैक्ट आपका काम आ जाएगा। तो इसीलिए अभी हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखते हैं, और साथ में हमेशा आसान चैप्टर से खुद को तौलना चाहिए या सामने वाले को कि बेहतर प्रेजेंटेशन है कि नहीं, हम सही तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मुश्किल सवाल और मुश्किल वक्त में खुद भी धोखा दे देते हैं। तो आसान सवाल से समझने की कोशिश कीजिए कि हमको कैसे प्रीलिम्स पे भी अप्रोच करना है और मेंस को भी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक आसान चैप्टर आता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अभी क्लास के दौरान जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, और एकदम इजी चैप्टर में अगर कुछ अलग तरीके से आप उसको सोच पाते हैं और अलग तरीके से देख पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम लोग पीटी प्लस मेन, ठीक है, पीटी और मेंस दोनों ही मकसद से देखेंगे। सबसे पहले पीटी में क्या होगा, फैक्ट क्या, कब स्टार्ट हुआ, तो 5 फरवरी 1920, ठीक है। कब समाप्त हुआ, 12 फरवरी 1922, ठीक है। 5 फरवरी याद आ गया, 14 एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ, 1 अगस्त 1920। समाप्त कब हुआ, तो 12 फरवरी 1922, 2 साल के बाद ये समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये एक्चुअली है क्या, नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है असहयोग करना। असहयोग का मतलब होता है सरकार के साथ हम सहयोग नहीं करेंगे। अगर अभी मान लो भारत में सरकार है, भारत में अभी मोदी जी की सरकार है, और हम कहें कि सरकार कोई भी रूल लाती है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम फुटपाथ पे नहीं चलेंगे, हम रोड पर ही चलेंगे, टैक्स उनका नियम है टैक्स देना है, हम टैक्स नहीं देंगे, मतलब जो भी नियम लागू किया जाएगा वहां पे हम असहयोग करेंगे, तो ये सारी अगर चीज करने लगे तो सरकार को शासन चलाने में दिक्कत होगी, फिर उनको लगेगा बेकार है, हटाओ, छोड़ के जाते हैं। तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसीलिए उनको सबसे सुटेबल लगा कि यहाँ पे गोली और बम की राजनीति से काम तो चलेगा नहीं, तब हम असहयोग आंदोलन अगर करते हैं तो अंग्रेजों को भगाना आसान हो जाएगा, और ये एक ऐसा हथियार है जो सभी के पास है, हर इंडियन के पास है, तो इसीलिए असहयोग से हम वार करते हैं। तो गांधी जी की एंट्री कब हुई है भारत में, 1915, राइट। ये वो दौर है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यही था। इस बीच में गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी क्या कहते हैं, आते हैं तो गांधी जी आए तो देखिए कि हमारे जो ब्रिटिश सरकार है वो तो बहुत परेशानी में है बेचारे। क्यों, क्योंकि 1914 से 18 के बीच वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और भारत तो उनको, भारतीय इंडियंस उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरीके से। यहाँ के मुसलमान भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, और जो भी थे यहाँ के नागरिक सपोर्ट नहीं कर रहे थे। गांधी जी जब आए तो बोलते क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो भाई, सपोर्ट आपको करना चाहिए, अभी हमारी सरकार मुश्किल में है। इन्होंने कहा, यहाँ के जो नेता थे उन्होंने कहा बाबा समझ नहीं रहे हो, मामला फंसा हुआ है, ये लोग ना लड़ाई कर रहे हैं, हम लोगों को छूट नहीं दे रहे हैं, हम लोग बार बार डोमिनियन स्टेट मांग रहे हैं, हम लोग को नहीं दे रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप गलत हो। गांधी जी ने कहा आप गलत हो, ब्रिटिश सरकार तो इतने अच्छे हैं, आप लोग सही तरीके से ना मैसेज ही हमको नहीं पहुंचाया, हम आ गए हैं ना, अब हम देखेंगे, हम मैसेज पहुंचाएंगे, आपका काम करवा देंगे, अभी आप सपोर्ट कीजिए। और गांधी जी घूम घूम के सबको, यूथ को बोलने लगे कि आप सेना में भर्ती हुई और
सपोर्ट कीजिए। बार बार उनके कहने पे लोगों ने सपोर्ट किया भी, तो अंग्रेज खुश हो गए। अंग्रेज खुश होकर उनको क्या बोलते हैं, देखो ऐसे कहानी बनाया जाता है। अभी जो कहानी सुन रहे हो, सुनने में कितना आसान लग रहा है कि आए सर बोल रहे हैं, बट इसको बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगता है। अब गांधी जी आए और क्या किए, यहां पे आए, घूम घूम के सबको बोलने लगे और बोल बोल के सबको एडमिट करवाए। अंग्रेज खुश, अंग्रेज ने उनको भर्ती कर, उनको क्या कहते हैं उसको, पब्लिक कमेंट भी करने लगी। जो लोग पोजीशन में थी कि भर्ती करने वाला सार्जेंट है, अंग्रेज खुश होकर उनको कैसरे हिंद की उपाधि दे देते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। अब ये भी खुश। आंदोलन समाप्त हो गया 18 में। अब हम लोग हमने क्या देखा, आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, कब समाप्त हुआ, आंदोलन क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, कुछ तो रीजन होगा। आंदोलन स्टार्ट होने का, इतना बड़ा मूवमेंट आप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। तो एक्चुअली 18 हो गया, अब 18 हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया। यहां पे पंगा क्या हो गया उसको भी देखेंगे, बट उसको बाद में देखते हैं। 18 समाप्त हो गया। अब गांधी जी और इंडियन जो भी, गांधी जी इंक्लूडिंग जो इंडियंस थे, वो इंतजार कर रहे थे। अच्छा, गांधी जी तो बोले थे 18 खत्म हो गया, अब युद्ध के बाद कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट में इनको क्या मिला, 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, ठीक है, रॉलेट एक्ट आता है। अब 1919 में इनको क्या मिला, सेडिशन एक्ट, रॉलेट एक्ट के रूप में। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में अब ये मत कहना कि स्मार्ट बोर्ड का है नहीं यूज कर रहे हैं। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 में 3 घटना हुई। 1919 में 2 घटना। 1919 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट आया। ये क्या है एक्चुअली, ये जो रॉलेट एक्ट है ना, वो एक सेडिशन कानून है, एक देशद्रोहात्मक कानून है। इसको इसलिए लाया गया कि जब आपको ध्यान होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान रिवोल्यूशनरी मूवमेंट काफी बढ़ गया, क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में बहुत बढ़ गई। अंग्रेज के हिसाब से देखिए तो सही नियम लाए थे ये, अंग्रेज के हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से सोचो, दबाना था और इस देश से उनको प्यार तो था नहीं, तो रॉलेट एक्ट को लाए। रॉलेट एक्ट ने क्या किया, रॉलेट साहब जो थे सिडनी रॉलेट, उन्होंने एक प्रपोजल डाला, उस पर एक लॉ बना, उसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसको ब्लैक लॉ भी कहते हैं, काला कानून भी कहते हैं। इसी के खिलाफ कहा जाता है ना अपील, ना वकील, ना दलील, यानी किसी को भी केवल शक के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता था, शक के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता था, और उनके खिलाफ कोई उस अपील भी नहीं कर सकते थे कि हमको गलत किया कि सही किया। और जब छोड़ना चाहेंगे सरकार तभी छोड़ सकते थे, क्योंकि आप तो अपील कर ही नहीं सकते अपने खिलाफ, अरेस्टिंग के खिलाफ। ये काला कानून था। पूरे देश में विद्रोह हुआ, सत्याग्रह सभा बनाई गई, और पहली बार गांधी जी पैन इंडिया लेवल पे, यानी अखिल भारतीय स्तर पे पहली बार गांधी जी ने रॉलेट एक्ट में ही सत्याग्रह किया। फैक्ट आ गया, रॉलेट एक्ट में ही सत्याग्रह किया। खैर, इसको तो बाद में 3 साल बाद वापस लिया गया, इमीडिएट नहीं लिया गया, लेकिन उस आंदोलन का रिजल्ट ये आया कि एक भी अरेस्टिंग, एक भी गिरफ्तारी इस रॉलेट एक्ट से नहीं हुई। अब इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। एक्चुअली इसके खिलाफ डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू साहब जो थे, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको सरकार ने अरेस्ट कर लिया। काफी लोकप्रिय थे, अमृतसर की कहानी है, लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया। इस अरेस्टिंग के खिलाफ जालियांवाला बाग जो अमृतसर के अंदर है, सबको पता है 13 अप्रैल को हुआ था, उसके अंदर लोग गए और लोग जाके उनका एक्चुअली कारण क्या था, ध्यान समझिए। होता था पहले, क्या होता था पहले, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव किसने मनाया, पता ही है, बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा इस तरह की सेलिब्रेशन क्यों किया जाता था, 10-10 दिन का क्यों मनाया, 2 दिन का मना सकते थे। इसीलिए 10 दिन का मनाया कि उस समय सोशल मीडिया, व्हाट्सएप चैट नहीं था कि सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाले सबको पहुंच गया। मेला अक्सर हज कहीं भी लगता था ना, और यही नहीं कि गणपति और शिवाजी वाला ही नहीं, ध्यान से समझो इस बात को, गणपति और शिवाजी वाला ही नहीं, उस समय इस तरह का कोई भी मेला होता था तो नेता लोग चले जाते थे और जाके वहां उनसे बात करते थे, क्योंकि एक ही बार उनको बहुत बड़ी संख्या में लोग मिल जाता था तो कन्विंस करना आसान होता था। इसका अभी भी ऐसा होता है,
अभी भी ऐसा होता है। अभी कैसे होता है कि गांव घर में जब शादी ब्याह होती है तो देखते हो बिना बुलाए नेता लोग अगर इलेक्शन का टाइम नजदीक आने वाला तो पहुंचने लगते हैं, कोई कार्ड देने की जरूरत नहीं। क्यों पहुंचते हैं कि बड़ी संख्या में गांव वाले एक ही जगह मिल जाएंगे, उनको एड्रेस करना आसान हो जाएगा। तो उस दिन वैशाखी का दिन था, एक्चुअली वैसाखी का दिन था, मेला लगा हुआ था, लोग मेला देखने जा रहे थे। और उसी में जब सबको पता था लोग मेला देखने आएंगे तो इन्होंने भी, जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने भी एक छोटा सा कैंप लगा दिया था लोगों को बताने के लिए कि अंग्रेज ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं। इधर ओ डायर साहब पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने, और आर डायर साहब, जिन ओ डायर गवर्नर है, आर डायर रेजिनॉल्ड या रेगिनॉल्ड डायर करके कहते हैं उनको, अलग अलग नाम है किताबों में। तो उन्होंने, उनके नेतृत्व में टीम थी, मार्शल लॉ लगा दिया गया था 2 दिन पहले, लेकिन प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। जैसे मान लो कि कर्फ्यू लगा दिया गया और अनाउंस प्रॉपर नहीं किया गया तो लोग तो बाहर निकलेंगे, अनाउंसमेंट प्रॉपर नहीं किया गया। ये लोग पहुंचे जालियांवाला बाग, आर डायर ने फायरिंग करवा दी और तब तक फायरिंग हुआ जब तक गोली समाप्त नहीं हुआ। छोटा सा दरवाजा था, वहां से लोग निकल नहीं पा रहे थे। बहुत सारे लोग तो कुआं में कूद के बचने के लिए, उनके ऊपर जो कूदे तो जो क्या बचेंगे वो और भी मर गए। तो ये सारी घटना हुई। ये दूसरा रीजन है, ठीक है। रॉलेट एक्ट पहला रीजन है, जालियांवाला बाग दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन, तीसरा कारण, मेल्स चल रहा है, तीसरा कारण हंटर कमेटी की रिपोर्ट। अब जालियांवाला बाग में इतनी बड़ी घटना हो गई, हंटर कमेटी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी उसकी जांच करने के लिए। हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट जारी किया उससे भारतीय और गुस्सा हो गए, ठीक है। उससे जो है इंडियन और गुस्सा हो गए और इससे इंडियन और गुस्सा हो गए, ठीक है। क्योंकि हंटर कमेटी ने क्या कहा, एक तो सरकारी आंकड़ा था कि 379 लोग ही मरे थे, 379 ही लोग मरे थे। और उन्होंने कहा कि डायर साहब ने गलती नहीं की, एक्चुअली मतलब गलती करने का इंटेंशन नहीं था, एक्चुअली जरूरत से ज्यादा फोर्स का यूज कर दिया, जरूरत से ज्यादा मतलब ताकत बल का प्रयोग कर दिया उसको दबाने के लिए, वो वहां समझ नहीं पाए, बस इतनी ही उनकी गलती है। लेकिन हंटर कमेटी की एक तो ये रिपोर्ट ही खराब थी, गलत थी, जिसको गांधी जी ने कहा कि पेज दर पेज निर्लज लिपा पोती है, यानी उस मैटर को दबाने की कोशिश की गई। और लेकिन इस रिपोर्ट का इंतजार भी ब्रिटिशर्स ने नहीं किया और पहले ही उनको कुछ पैसे और तलवार सम्मान के रूप में ब्रिटिश संसद ने दे दिया था। इसके कारण भारतीयों के अंदर बहुत गुस्सा था। तो ये था, उसमें उधम सिंह भी थे जिनको गोली लगी थी, बाद में उन्होंने ओ डायर को मार भी दिया था, इसी कंफ्यूजन में कि ओ डायर था कि आर डायर था। तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बड़ा कॉमन सा बात है कि दोनों डायर संयोग से उसी समय था वहां पे। तो ये दूसरी घटना हो गई, तीसरी हो गई हंटर कमेटी हो गई, 3। अब है 1919 में ही खिलाफत, ठीक है, हंटर। अच्छा, दूसरा, इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए तहकीकात कमेटी भी फॉर्म की गई थी। वो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में था, गांधी जी एज ए मेंबर उसके अंदर थे। उन्होंने कहा 1000 से ऊपर आदमी मारा गया, ठीक है, 1000 से ऊपर, 10,000 के आसपास का उनका आंकड़ा था। तो ये सारी चीज, 1000 से ऊपर मतलब आदमी मरे थे, एक्चुअली फैक्ट अभी एकदम याद नहीं आ रहा, 1000 से ऊपर आदमी मरे थे और 10,000 के आसपास घायल थे, कुछ ऐसा था। अब खिलाफत में क्या हुआ, खिलाफत एक्चुअली इंडिया से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। खिलाफत का जो मुद्दा है वो इंडिया के बाहर का मुद्दा है। ये मुद्दा है तुर्की का, टर्की जिसको कहते हैं, टर्की कहते हैं, तुर्की कहते हैं। तुर्की 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। इस चक्कर में यहाँ के जो मुसलमान थे वो अंग्रेज को मदद नहीं दे रहे थे। अंग्रेज ने कहा कि आप हमें मदद कीजिए, हमें जरूरत है। तो इन्होंने कहा कि आप शर्त रखिए, आप इस बात को मानिए कि जब तुर्की को हारना तय था, ये सबको पता था, जब हार जाएंगे आप जीत जाएंगे तो तुर्की को डिवाइड नहीं करेंगे। कारण क्या था कि तुर्की में जो खलीफा था उस समय इस्लाम का धर्मगुरु था। तो अंग्रेज को तो उस समय मदद चाहिए थी। अंग्रेज ने कहा ठीक है, हम नहीं कुछ करेंगे, आप मदद करो। यहाँ के मुसलमानों ने मदद कर दिया। लेकिन 18 में सेब्रे की संधि हुई और तुर्की को भी डिवाइड कर दिया गया। ध्यान से समझो, तुर्की को भी डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, तुर्की भी डिवाइड हो गया। और जब डिवाइड हुआ तो यहाँ के लोग मुसलमान गुस्से में आ गए और अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली बंधु कहता है, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। गांधी जी ने देखा
कि ये जो खिलाफत को अभी अगर हम नॉन कॉपरेशन के थ्रू सपोर्ट कर देते हैं तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाएगी। गांधी जी का स्टेटमेंट भी था कि ऐसा मौका 100 साल तक नहीं मिलेगा। और कमाल की बात देखिए कि मोहम्मद अली जिन्ना मना कर रहे हैं गांधी जी को, यानी उस समय तक वो कॉम्युनल नहीं हुए थे, सांप्रदायिक नहीं हुए थे। गांधी जी को बोल रहे हैं गांधी बाबा ये गलत कर रहे हो आप, गांधी बाबा आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, ये एक रिलीजियस मुद्दा है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा के साथ मत जोड़िए, आगे जाके खतरनाक हो जाएगा। काहे का गांधी जी सुनने जाएं, गांधी जी ने ऐड कर दिया। इसी गुस्से में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था, नॉन कॉपरेशन को सपोर्ट नहीं किया था कि ये रिलीजियस मुद्दा इन्होंने डाल दिया है। खैर, तो खिलाफत था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, उस समय यूनिटी बहुत देखने को मिली। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के में इन्होंने भाषण भी दिया गांधी जी ने, स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद की चाबी दे दी, उनके कदम चूमे गए, ये सारी चीजें हुई। तो खिलाफत भी एक मुद्दा था, इसको भी उसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। अगला मुद्दा जो था वो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र था 1918 से 14 से 18। जब समाप्त हुआ तो लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया देंगे। ठीक है, रॉलेट एक्ट आ गया क्योंकि लोग गोली बम ज्यादा चला रहे, गोली बंदूक ज्यादा चला रहे, तो ये आ गया होगा, गलती से अंग्रेजों ने दे दिया होगा। अभी जो रिफॉर्म आ रहा है ना, सुधार, अभी जो एक्ट आ रहा है 1919 वाला, उसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन 1919 का जो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आया उसने और निराश कर दिया। ना ही कहीं उत्तरदायी शासन की बात थी, ना ही कुछ था, और उससे और निराशा हो गई, ये और झटका दिया। उसके बाद अगला एक और कमजोर पॉइंट है, लेकिन पॉइंट है कि क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी। तो गांधी जी को लगा कि अगर अभी नहीं स्टार्ट करते हैं तो एक बड़ी युवा जिसके अंदर पूरा एनर्जी है, वो एनर्जी को सरकार किसी न किसी तरीके से दबा देगी। तो ये सब जो था वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजन भी था और इसके अंदर प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी हैं। तो ये हो गया कब स्टार्ट हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था। अब जब स्टार्ट हुआ तो यहां पे अब स्टार्ट के रीजन समझ में आ गया। हाँ, एक और रीजन था इंपॉर्टेंट, वो है कि उस समय महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सामान बहुत महंगा हो गया। कहा जाता था कि पहले क्या था, पहले मतलब थोड़े पैसे लेके जाते थे, टोकरी भर सामान लेके आते थे। अब टोकरी भर पैसे लेके जा रहे हैं, थोड़े सामान लेके आ रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई थी, लोग इससे भी परेशान थे। तो ये सब रीजन बन गया असहयोग आंदोलन का। अब सवाल है कि नेशनल मूवमेंट तो छेड़ना था, नेशनल मूवमेंट छेड़ना था तो उसके लिए प्रॉपर मीटिंग होगी। अब मीटिंग हुई कोलकाता में सबसे पहले, क्योंकि देखो एनुअल मीटिंग तो कांग्रेस की होती है हर साल दिसंबर में, उसका इंतजार तो कर नहीं सकते थे। तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहां एक्सेप्ट कर लिया गया। पास तो कर नहीं सकते थे, पास तो एनुअल सेशन में होगा, वहां एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा। फिर और उसमें सुनिए, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, जी.एस. खपरडे, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के जो लोग थे उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। नागपुर सेशन में उन्होंने इसके अगेंस्ट में थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। खैर, बाद में सी.आर. दास और बिपिन चंद्र पाल सब ने ऐसा किया। बाद में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू दोनों को मना लिया गया और दोनों तैयार हो गए। एक्चुअली सी.आर. दास इसलिए तैयार नहीं हो रहे थे कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो उस समय इलेक्शन होने वाला था 1919 के एक्ट के तहत, उसको ये लोग कह रहे थे छोड़ो। सी.आर. दास तैयार नहीं थे, तो खैर बाद में फाइनली मान गए और उसको इलेक्शन को छोड़ दिया, जिसका कोई फायदा हुआ नहीं। तो इन सब के कारण उसको पास किया गया और नागपुर का जब सेशन होता है तो उसको फिर से पास कर दिया गया। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है। राघव चेरियार साहब नागपुर सेशन के अंदर अध्यक्ष थे, तो ये आपका यहाँ पे फैक्ट निकल के आ गया। ठीक है, कि कौन कौन ने छोड़ा, जिन्ना ने छोड़ा, एनी बेसेंट ने छोड़ा, कपड़े साहब ने छोड़ा, मोतीलाल नेहरू ने छोड़ा, बिपिन चंद्र पाल ने छोड़ा, सी.आर. दास ने छोड़ा, और बाद में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने फिर से सपोर्ट कर दिया, नागपुर सेशन में सपोर्ट कर दिया था। इवन प्रपोजल पढ़ा भी था सी.आर. दास ने। तो ये सारी चीजें हुई। अब यहां पे प्रोग्राम बनाए गए, एक तरफ था नकारात्मक और एक तरफ था सकारात्मक। ठीक है, दो तरह के प्रोग्राम बनाए गए। एक तरफ, अब ये मेंस का टॉपिक आ गया, प्रीलिम्स का भी है, यूपीएससी टाइप और अलग अलग, नकारात्मक और सकारात्मक।
नकारात्मक में क्या था? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सकारात्मक में था बनाओ बनाओ बनाओ। छोड़ो मतलब क्या? स्कूल छोड़िए, सरकारी कॉलेज छोड़िए, जुडिशियरी छोड़िए, सरकारी नौकरी छोड़िए, ठीक है, सरकार जो भी टाइटल दिया गया है उसको छोड़िए। इस तरह से जितना जो छोड़ सकते हैं, नॉन कॉपरेशन कर सकते हैं। विदेशी सामानों को छोड़िए, ठीक है, हर तरह का नॉन कॉपरेशन यहां पे किया गया। पकड़िए क्या? तो विदेशी सामान छोड़े तो अपने यहां प्रोडक्शन करोगे तभी ना, तो स्वदेशी प्रोडक्शन कीजिए, स्वदेशी सामान को अपनाइए। अगर स्कूल कॉलेज छोड़े तो स्वदेशी स्कूल कॉलेज बनवाइए। अगर उसको अगर आपने जुडिशियरी को छोड़ा है तो फिर यहाँ जुडिशियरी की व्यवस्था कीजिए, पंचायत के स्तर पे मामले को निपटाइए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी, यानी छोड़ो और पकड़ो चल रहा था। इस छोड़ो और पकड़ो के अंदर यहाँ पे अगर छोड़ो में देखिए तो उस समय के टॉप जो भी थे उन्होंने एडवोकेसी छोड़ दिया, जो भी जहां जिनके पास था सब छोड़ दिया। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, जमुनालाल बजाज ने सर की उपाधि लौटा दी। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो प्लान था इनका, सबसे ज्यादा बाइकआउट करने में जो सक्सेसफुल प्लान रहा वो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जानी। क्यों? क्योंकि जगह जगह पे विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। लोगों से ये शपथ ओथ लिया जाता था कि आप विदेशी वस्त्र नहीं खरीदेंगे। गांधी जी तो जहां जाते तो वहां तो हंगामा मच जाता, तो वहां तो पूरा टीला लग जाता था। और रविन्द्रनाथ टैगोर का यह स्टेटमेंट है, वो भी याद कर लीजिएगा कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जानी एक निष्ठुर बर्बादी है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रीयतावाद के वो पोषक थे। वो इंटरनेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे, सिर्फ नैरो नेशनलिज्म को नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने गांधी जी के इस स्टेप का क्रिटिसिज्म किया। अब यहां पे विदेशी वस्त्रों के शराब की दुकान पे धरना देना भी एक प्रोग्राम था। और दूसरा प्रोग्राम ये भी था एक्चुअली महिलाएं क्या करती थी कि विदेशी वस्त्रों के दुकान पे धरना देने जाती थी। अब रास्ते में मान लो लीकर शॉप मिल गया, शराब की दुकान मिल गई, तो वहां भी बैठ लिए, गपशप मार लिए वहां पर ही बैठ के। तो ये हुआ क्या, जो उसका सबसे बेस्ट प्लान था, प्रोग्राम था, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जानी, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा। सेकेंड सक्सेसफुल प्लान क्या था? शराब की दुकान पे धरना देना। और वो जो धरना देने लगे तो अचानक से लीकर का जो डिमांड है वो कम हो गया। सरकार मजबूर होके कौन कौन महान आदमी शराब पीते हैं वो सब अनाउंसमेंट करने लगे कि लोग शराब पीते रहे। अब दूसरी तरफ ये हो गया, लेकिन एक चीज फैक्ट याद रखिएगा, ये जो शराब की दुकान पे धरना दिया जाना था ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। ये सडन हो गया, अचानक हो गया। मतलब लोग जा रहे थे, कुछ औरतें कपड़े की दुकान के सामने बैठने जा रही थी, तो शराब की दुकान पे उन लोग परेशानी रहते थे, हस्बैंड पी के आ जाता था, बेटा आ जाता था पी के, तो उसके कारण। और ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, लेकिन सेकेंड सक्सेसफुल रहा ये। तो ये सारी चीजें हुई यहाँ पे, तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो ये सारा निगेटिव प्रोग्राम के अंदर था। अब पॉजिटिव में क्या है? अब पंचायत के माध्यम से झगड़े सुलझाए जाने लगे। गुजरात काशी विद्यापीठ बना, जामिया मिलिया इस्लामिया बना अलीगढ़ में, बाद में दिल्ली में उसको शिफ्ट किया गया। तो ये सारी चीजें यहां पर रही थी। बिहार में भी बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। तो ये सारी चीजें, बिहार महाविद्यालय की स्थापना हो गई। क्या थे ये, महाविद्यालय की स्थापना हो गई, उसका क्या नाम था, कौन हक थे उन्होंने सदाकत आश्रम जो अभी कांग्रेस का है वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। खैरुल मियां का जमीन था, मजहरुल हक, उन्होंने खोल दिया। तो ये सारी चीजें यहां पे हुई। अब ये आपका यहां ओवरऑल फैक्ट हो जाता है। अब यहां पे छोटा सा फैक्ट ऐड कीजिए, कहानी खत्म। क्या क्या कि ये आंदोलन सब चल रहा था अलग अलग जगह पे, पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में, एक्चुअली ये सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में हावी था। लेकिन आंदोलन का एक्सटेंशन देखिएगा तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा था, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में इसका इंपैक्ट था। लेकिन हुआ क्या, 1 अगस्त 1920 को ही 1 अगस्त को ही तिलक जी की डेथ हो जाती है। तिलक जी की जैसे ही 1 अगस्त को डेथ होती है, तिलक जी ने बहुत मेहनत किया था। 1 अगस्त को जिस दिन आंदोलन स्टार्ट हुआ उसी दिन डेथ हो गई। उनके नाम पे एक तिलक स्वराज फंड बनाया गया। टारगेट ये था कि 1 साल में 1 करोड़ रुपए उसमें जमा कर लेना है। लेकिन लोग इतना डोनेट करने लगे कि 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ रुपया हो गया, उससे ज्यादा पैसे हो गए। तो वो भी हुआ। तो तिलक जी तो डेथ कर गए। तो महाराष्ट्र में भी आंदोलन ने पकड़ा जोड़, लेकिन उतना नहीं। अच्छा, तिलक जी भी इस आंदोलन के सपोर्ट में नहीं थे, यार ध्यान रखिएगा, ये भी एक फैक्ट है।
खैर इनकी डेथ ही हो गई तो कहानी खत्म है। वैसे इन्होंने जैसे जैसे होता क्या है, आंदोलन जब फेल किया तो सुभाष चंद्र बोस ने भी क्रिटिसिज्म किया। जब आंदोलन फेल किया तो सुभाष चंद्र बोस ने भी क्रिटिसिज्म किया। डॉक्टर मुंजे ने तो निंदा प्रस्ताव ही लेके आ गए गांधी जी के खिलाफ, निंदा प्रपोजल ही लेके आ गए, अलग बातें पास नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू भी अगेंस्ट में ही थे, लेकिन वो पब्लिकली नहीं बोलते थे। उसी तरह से बाल गंगाधर तिलक पब्लिकली नहीं बोले, बट उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। तो ये सारी चीजें हुई और फाइनली 5 तारीख की घटना है। 5 तारीख को 21 पुलिस वाले थे, उनको चौरा चौड़ी के थाने में जला दिया गया। जला देने के बाद गांधी जी उस समय बारडोली में थे। गांधी जी उस समय नॉन टैक्स यानी टैक्स रोको आंदोलन चलाने वाले थे, अगला स्टेप के रूप में। लेकिन अगले स्टेप के रूप में चलाने वाले थे, लेकिन 5 फरवरी को चौरा चौड़ी की घटना होती है और 12 तारीख को उन्होंने आंदोलन को ऑफिशियली वापस ले लिया। यानी 12 फरवरी को वापस ले लिया। बारडोली में उस समय वो थे, टैक्स रोको आंदोलन चलाने की प्लानिंग कर रहे थे, अगली अनाउंसमेंट होनी थी। जब ले लिया, जब जैसे ही पुलिस वालों को जलाया गया ना, वैसे ही गांधी जी काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए और गांधी जी ने कहा कि ये आंदोलन चलाना हमारी गलती थी, हमारी भूल थी। तो ऐसे करके उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया। अब कहानी क्या है, अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब प्रीलिम्स की कहानी खत्म है ऑलमोस्ट। यहां पे प्रीलिम्स मेंस कॉम्बो चल रहा था, अब टिपिकली मेंस चलेगा। अब यहां हुआ क्या, आंदोलन 5 फरवरी को तो इन्होंने वापस ले लिया। आखिर 5 फरवरी को आंदोलन वापस जो गांधी जी ने लिया, 2 साल तो नहीं, लगभग 1.5 साल आंदोलन चल गया। आंदोलन को वापस क्यों लिया? एक्चुअली गांधी जी जब स्टार्ट कर रहे थे उसी समय गांधी जी ने कहा कि स्वराज की गंध से हमारे नथुने फटने लगे हैं, ठीक है, फटने लगे हैं। और उनको लगा कि 1 साल के अंदर स्वराज हो जाएगा। सब लोग, जितने भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, जितना भी मूवमेंट था, सब रुक गया, सब गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जब आंदोलन बहुत, जितने बिजनेसमैन थे, जो भी था, सब आंदोलन में गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब लगा लोगों को, टाइम कितना हो गया, अब लगा लोगों को कि नहीं, ये तो बहुत लंबा खींच गया है, आंदोलन बहुत लंबा खींच गया है। इतना लंबा अगर आंदोलन खींच जाएगा फिर कैसे होगा काम? तो अब लोगों की जो है ना पार्टिसिपेशन कमने लगी। सुनिए क्यों वापस, एक्चुअली चौरा चौड़ी जैसी छोटी घटना के कारण आंदोलन वापस नहीं होता। इसके पीछे रियल रीजन कुछ और था। रियल रीजन क्या था? रियल रीजन था कि आंदोलन अब वायलेंस उसके अंदर आ रहा था, हिंसक आंदोलन होता जा रहा था, अहिंसकता आंदोलन अपना खोता जा रहा था। और गांधी जी को डर था कि आंदोलन जैसे ही हिंसक होगा वैसे ही बहाना मिल जाएगा, एक सॉलिड ग्राउंड मिल जाएगा ब्रिटिशर्स को आंदोलन दबाने के लिए। और अगर आंदोलन को उन्होंने बुरी तरह कुचल दिया, जैसे कि पंजाब में जालियांवाला बाग में किया था, उसके कारण पंजाब का कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया, क्योंकि लगभग हर घर के लोग मारे गए थे वहां पे, तो कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया, क्योंकि डर एक आ गया था। तो वही डर अगर इनके अंदर आ जाता तो फिर क्या होता? वही डर यदि इनके अंदर आता तो क्या होता? तो वो एनर्जी को बचाना चाहते थे। दूसरा, एक जो मास मूवमेंट होता है ना, पब्लिक का जो मास मूवमेंट होता है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। वो लंबे समय तक इसलिए नहीं चल सकता है मास मूवमेंट, क्योंकि मास मूवमेंट इसलिए लंबे समय तक नहीं चलता क्योंकि लोगों के सहने की क्षमता होती है। आम लोग बहुत समय तक नहीं सहेगा। आपके ऊपर भी अगर 10-15 हाथ लगा दिया जाए ना, और हर 2 दिन पे मारा जाए, तो अंतिम में आप भी गाली दे दोगे और मार देंगे। कितना भी कमजोर रहोगे तो या तो भाग जाओगे या गाली दे दोगे, ठीक है? तो ये होगा, ये होगा। तो ये जब अब आम लोग का जो पार्टिसिपेशन है वो कम होने लगा। जब पार्टिसिपेशन कम होने लगा, इट मीन्स कि अपने आप आंदोलन कमजोर होने लगा। जब भी गांधी जी कोई प्रोग्राम अनाउंस होता था, लोग कम जाने लगे, क्योंकि उनको लगता था 1 साल तो बीत गया, कुछ हो नहीं रहा है। तीसरा, जो आंदोलन था उसकी एनर्जी गांधी जी बचा के रखना चाहते थे, ठीक है, बचा के रखना चाहते थे, और ताकि आगे कोई अगर आंदोलन करना हो तो वो उसके लिए फिर ये लोग तैयार हो जाए। आंदोलन जो चौरा चौड़ी में हुआ, ये गांधी जी को एक बहुत ही अच्छा मौका दे दिया इज्जत के साथ आंदोलन वापस लेने का, क्योंकि गांधी जी भी तो जान ही गए थे कहीं से कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया था और अंग्रेज के कान में जू तक नहीं रेंग रही थी, यानी अंग्रेज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो गांधी जी समझ गए जीत तो रहनी है, कुछ मिलने वाला है नहीं, तो बेहतर है कि एक मौका मिला है चौरा चौड़ी के रूप में, उसको वापस ले लीजिए। अदरवाइज आंदोलन तो वापस लेना ही पड़ेगा, पुलिस तो डंडा मार के हड्डी तोड़ ही देगी। तो बेहतर है कि इज्जत से हमने आंदोलन को वापस ले। लोग भी अकड़ेंगे कि हम गांधी जी ने ले लिया इसलिए छोड़ दे, नहीं तो अंग्रेज को हम छोड़ते नहीं। तो ये सारी चीजें थी, और आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेशन कम हो रहा था। ये सब वो रीजन था जिसके कारण आंदोलन को वापस लेना पड़ा। अब
कुछ पॉइंट देखना पड़ेगा क्योंकि छूट ना जाए। अब आंदोलन का इंपॉर्टेंस क्या है, इस आंदोलन का महत्व क्या है? पहला, इस आंदोलन का महत्व सबसे पहला है कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का विकास बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, राष्ट्रीयता का विकास बहुत हुआ और जो लोग थे उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति डर समाप्त हुआ। आंदोलन पहली बार इतना बड़ा मास मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा गया था, तो पहली बार इतना बड़ा जन आंदोलन छेड़ा गया था, ये इसका इंपॉर्टेंस है। जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जितना था, वो सब शांत हो गया था, ये भी इसका इंपॉर्टेंस है। हिंदू और मुस्लिम एकता जितनी इस आंदोलन में दिखाई दी उतनी ना पहले थी और ना बाद में थी, क्योंकि खिलाफत भी इसके साथ चल रहा था। इसके अलावा स्वराज की मांग एकदम से प्रबल हो गई और नॉन कॉपरेशन जो था कांग्रेस की प्रमुख नीति के अंदर शामिल हो गया, ये सारा है। और असहयोग आंदोलन जो था उसके अंदर कई सारे रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए, जैसे चरखा काटना, छुआछूत विरोधी आंदोलन, ये सारी चीजें जो थी उसने आगे जाके बहुत काम किया, लोगों को कनेक्ट रखा और फ्यूचर का जो आंदोलन होगा उसके लिए एक बड़ी नींव तैयार कर दी। ठीक है, एक बड़ी नींव तैयार कर दी। अब आपसे पूछे कि क्या असहयोग आंदोलन अनसक्सेस हो गया, असफल हो गया कि सफल हो गया? ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहेंगे? ये जो इंपॉर्टेंस है ये बताता है कि हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो पूरी तरह से असफल नहीं हुआ। ऐसे बताएंगे कि पूरी तरह से असफल नहीं हुआ, क्योंकि हमने आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया, लोगों के अंदर स्वराज की प्रबल इच्छा हो गई, राष्ट्रीयता का विकास हो गया, और क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वहां पे देखने को मिली। इसके अलावा आगे के आंदोलन के लिए जो नींव है वो तैयार कर दिया गया, अंग्रेजों के प्रति लोगों के अंदर जो डर था वो समाप्त हुआ। तो अगर हम सिर्फ आंदोलन के उद्देश्य को, लक्ष्य को देखें तब तो हम इसको असफल कहेंगे, लेकिन इसके इंपैक्ट को और प्रभाव को अगर देखें तो आंदोलन को अनसक्सेस नहीं कहा जाएगा। ये पूरी तरह से असफल आंदोलन, सफल भी आप नहीं कहोगे, ध्यान रखना, सफल भी आप नहीं कहेंगे, लेकिन असफल भी आंदोलन आप नहीं कहेंगे। उसके बाद अगला जो है, आंदोलन के अंदर कमी क्या क्या थी? कमी क्या थी? सबसे पहले खिलाफत के मुद्दा, जो एक रिलीजियस मुद्दा था, उसको पॉलिटिकल मुद्दे के साथ जोड़ देना एक कमी थी। आगे जाके ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसके लिए मना किया था। उसके अलावा 1920-21 में क्या हुआ? 20-21 में चुनाव का बहिष्कार किया गया, राइट? चुनाव का बहिष्कार किया गया और इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर सीआर दास, मोतीलाल नेहरू अगर अंदर चले जाते तो वहां से भी सरकार को परेशान करते, बाहर से भी सरकार परेशान हो रही होती, तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालता। बट गांधी जी ऐसा नहीं तैयार हुए, इसके लिए तैयार नहीं हुए और स्वराज प्राप्त करने में गांधी जी अनसक्सेस हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा भी, एक साल में स्वराज प्राप्त करना बच्चों जैसी मूर्खता थी। खैर, ये सब स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया। अब सवाल उठता है कि इसका इंडियन नेशनल मूवमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, आखिर क्या प्रभाव पड़ा? तो इंपॉर्टेंस के अंदर हमने कुछ सकारात्मक प्रभाव देख लिया कि किस तरह से राष्ट्रीयता का विकास हुआ, किस तरह से लोग एकजुट हुए, मास मूवमेंट हुआ, अंदर में अंग्रेजों के प्रति डर कम हुआ, लेकिन कुछ इसका निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा। असहयोग आंदोलन का जो निगेटिव इंपैक्ट है वो भी पड़ा। पहला, हिंदू और मुसलमान के बीच जो गैप है वो बढ़ता चला गया, यानी खिलाफत के मुद्दे, खिलाफत तो चला 1924 तक, जब तक कि मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त नहीं किया तब तक चला। इधर नॉन कॉपरेशन को इन्होंने बंद कर दिया, नॉन कॉपरेशन को बंद कर दिया। उसके बाद जो मुसलमान अलग हुए वो अलग ही होते चले गए, गैप बढ़ता चला गया, सांप्रदायिकता को जगह मिल गया। दूसरा, गांधी जी की लोकप्रियता में कमी आई। क्यों? क्योंकि उसके बाद गांधी जी की लोकप्रियता में इतनी कमी आई कि कई बार उनके ऊपर तो अटैक कर दिया गया, उनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया। जो ब्रूमफील्ड जज थे उन्होंने 6 साल की उनको सजा भी दे दी, लेकिन खैर उनके हेल्थ इश्यू के कारण 1924 में उनको छोड़ दिया गया था। तीसरा, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बहुत बढ़ गया। अभी गांधी जी में बिलीव था, तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो भी क्रांतिकारी आंदोलन था वो सब बंद हो गया था, सब गांधी जी के साथ, कि गांधी जी कह रहे हैं तो होगा। लेकिन जैसे ही आंदोलन समाप्त हुआ, क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई और आगे जाके अंग्रेजों ने इसको लेकर बहुत सारा अत्याचार भी किया, लोग भी बहुत परेशान हो गए। फिर फाइनली उसके बाद स्वराज आंदोलन, स्वराज मूवमेंट क्या है? स्वराज मूवमेंट
ये कांग्रेस उसके बाद फिर से डिवाइड होने वाली थी, क्योंकि एक चेंजर ग्रुप था, एक नॉन चेंजर ग्रुप था। चेंजर ग्रुप को मोतीलाल नेहरू और CR दास लीड कर रहे थे। नॉन चेंजर को लीड करने वाले थे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। वो नॉन चेंजर थे, यानी वो कह रहे थे, गांधी जी कह रहे हैं कि आंदोलन सस्पेंड हो गया है तो आप रचनात्मक कार्यक्रम में लग जाइए, कुछ नहीं करना है। ये कह रहे हैं कि हमको इलेक्शन में जाना है। तो हाल ये हो गया कि कांग्रेस में अंदर फिर से स्प्लिट होने वाला था। गांधी जी ने इंटरफेयर किया और किसी तरह से उसको बचा लिया। तो ये सारा इंपैक्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का दिख रहा है। फैक्ट्स क्लियर, उसके प्रोग्राम क्लियर, उसका क्या उद्देश्य था, हो गया। उसके पीछे रीजन क्या था नॉन कॉपरेशन का, हो गया। नॉन कॉपरेशन का की विशेषता क्या थी, उसका इंपॉर्टेंस क्या था, उसकी कमियां क्या थी, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, इंपैक्ट क्या पड़ा लास्ट में, और उसको हम अनसक्सेस कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आप इतनी देर में नॉन कॉपरेशन के सारे फैक्ट्स के साथ जो मेंस का कॉन्सेप्ट है वो देख लिया। तो इस तरह के जो भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर आप बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से नॉन कॉपरेशन या कोई भी चैप्टर हो उसको आप पीटी और मेंस के से अगर ऐसे देखोगे ना, तो मेंस के अंदर अगर फैक्ट डालना हुआ आसान हो जाएगा, प्रीलिम्स के अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हो वो आसान हो जाएगा, और सबसे ज्यादा फायदा आपके कॉन्फिडेंस को होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। वीडियो जा रहा है, अच्छे से देख लीजिए इसको और इसी तरह से आगे कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई।